Dear students, application of dimensional analysis. Dimensional analysis means क्या होता है? The method of studying. The method of studying on the basis of that thing. किसी के रिस्पेक्ट में एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मेथड ऑफ स्टडिंग ऑन द बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और यहां पर हम बात कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो द मेथड ऑफ स्टडिंग ए फिजिकल फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। द मेथड ऑफ स्टडिंग ए फिजिकल फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस is called dimensional analysis. Dimensional analysis is more important to check the correctness of a given physical relation, to drive a relation between different physical quantities, and to check the to convert a physical quantity from one system to one system of another system. तो dimensional analysis, तो what is dimensional analysis? First thing कि dimensional analysis, the method of studying which is based on dimensions of physical quantities. ऐसी स्टडी जो पर्टिकुलर किसी फिजिकल क्वांटिटी के, वो मेथड, कहने का मतलब वो मेथड जो किसी फिजिकल फिनोमिना के स्टडी में किसका उपयोग करके, किस पर बेस्ड हो? डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड हो। तो द मेथड ऑफ स्टडिंग ए फिजिकल फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल फार्मूला के बेस पर, डायमेंशंस के बेस पर किसी कंक्लूजन को या निकालना या किसी का वेरिफिकेशन करना, या डायमेंशनल फार्मूले के आधार पर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, तो ये क्या कहलाएगा? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के वैसे तो 4 एप्लीकेशंस है। इफ यू नो अबाउट डायमेंशनल formula of any physical quantity, then you can write unit of that physical quantity in any system. If you have the dimensional formula of any physical quantity, then you can write or you can say the unit of that physical quantity. यदि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं, तो हम उसकी यूनिट को बहुत आसानी से बता सकते हैं किसी भी सिस्टम में। कैसे? तो यदि मान लो हमें LT² दिया हुआ है, हमें क्या दिया है? LT²। यदि हम CGS सिस्टम में जाएं तो CGS में L मीन्स CGS लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? सेंटीमीटर। और T² मीन्स सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। यदि हमें MLT-2 दिया हो, फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 हो, तो M, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? M फॉर मास की यूनिट SI सिस्टम में, SI में ले तो मास किलोग्राम, L मीटर, किलोग्राम मीटर, T⁻² है तो किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो डायमेंशनल फार्मूला मालूम होने पर यूनिट, हम वो भी यूनिट किसमें बता सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में हम उसकी यूनिट आसानी से बता सकते हैं कि ये किन किन डायमेंशन से मिलकर बना है, उनके डायमेंशंस क्लियर हो जाते हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन है, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 सिस्टम्स और अभी 4 सिस्टम्स काम करते हैं, जिसमें वैल्यूज ली जाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है। CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम और SI। तो SI जो है इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसमें कि मैक्सिमम चीजें अभी कही जाती हैं। CGS सिस्टम, FPS या MKS, किसी में भी यदि हमें फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी दी है, तो हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यदि हमें उसका डायमेंशनल फार्मूला, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला मालूम हो। मैंने क्या कहा कि एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हम एक सिस्टम में जो आपके, यदि हमें एक सिस्टम में, किसी एक सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मालूम हो, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स मालूम हो, वैल्यू मालूम हो और यूनिट्स के फॉर्म में, तो हम उसे सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि उसका उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला इज नोन बाय अस। क्यों? क्योंकि किसी भी सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज के फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस चेंज नहीं होती, या ये कहें कि किसी भी सिस्टम में डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाए, किसी फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी सिस्टम में डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाए, उस सभी में सेम आएगा। अर्थात जो MLT की पावर्स हैं, जिन्हें हम डायमेंशंस कहते हैं, डायमेंशंस क्या है? पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पावर्स जो हैं जिन्हें डायमेंशंस कहते हैं, तो इन पावर्स में किसी तरह का डिफरेंस नहीं आएगा। एक सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए किसी भी यूनिट सिस्टम में उसे मेजर किया जाए, उसकी डायमेंशंस वही रहेंगी, सिर्फ यूनिट्स चेंज हो जाएंगी। यूनिट्स चेंज हो जाएंगी लेकिन डायमेंशंस वही रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यदि हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला नोन है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका था टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। ये किस पर बेस्ड है कि डायमेंशनल फार्मूला इन ईच डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज सेम इन ईच सिस्टम। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम in each unit system. Only units are changed, but dimensions cannot be changed for a single physical quantity. किसी एक समान फिजिकल क्वांटिटी के लिए, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लें, तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम CGS और FPS और MKS में बताते हैं, तो उसमें उनकी जो पावर्स हैं, डायमेंशंस हैं, वो सेम रहेंगे, बदलेंगे क्या? यूनिट। जैसे एरिया का हम ले लें, तो एरिया हम CGS सिस्टम में लेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, FPS में लेंगे तो स्क्वायर फुट हो जाएगा, MKS में लेंगे तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा और SI में भी स्क्वायर मीटर हो जाएगा। लेकिन कहीं भी स्क्वायर नहीं हटेगा। CGS में जब हमने लिया तो सेंटीमीटर हो गया, उसकी यूनिट सेंटीमीटर है CGS में। FPS में लिया तो फुट है उसकी यूनिट, और MKS में लिया तो मीटर है। इसी तरह से हम वेलोसिटी का ले लें। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी LT-1, डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1। तो यहां पर क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड, फुट पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। माने यहां पर तीनों में हम ये डायमेंशनल फार्मूला नोट करेंगे तो LT-1 रहेगा। माने जो LTM इनकी पावर्स होती हैं किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, वो चाहे किसी भी सिस्टम में मेजर की गई हो, यूनिट उस किसी भी सिस्टम की अप्लाई की गई हो, लेकिन उनकी पावर्स सेम रहेगी। या डायमेंशनल फार्मूला एक फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी सिस्टम में
निकाला जाए सेम होगा। तो इसी पे हमने पहला एप्लीकेशन दिया है, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये किस पे बेस है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम whatever may be the system of units। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कुछ भी हो, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। अब यदि हम मान लें कि यहां पर इफ u1 and u2 आर द यूनिट्स एंड n2 आर द न्यूमेरिक वैल्यूज, इफ u1 and u2 आर यूनिट्स, u1 and u2 are units in two system of a physical quantity। u1 किसी फिजिकल क्वांटिटी का दो सिस्टम में यूनिट्स u1 और u2 है। हमने कहा कि दो सिस्टम्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स क्या है? u1 u2, और उनकी न्यूमेरिक वैल्यू n1 n2 है। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये हम पहले ही पढ़ के आए हैं। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 यदि उस यूनिट सिस्टम में, ठीक है, उस यूनिट सिस्टम में मास के लिए m1, लेंथ के लिए l1 और t के लिए t1 यूज करें, तो u1 m1 रेज टू a, l1 रेज टू b, t1 रेज टू c। सिमिलरली u2 इज इक्वल टू m2 रेज टू a, l2 रेज टू b, t2 रेज टू c। अब u1 u2 के प्लेस पर हमने रख दिया इन वैल्यूज को। यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी की, यूनिट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। यूनिट को हम डायमेंशनल फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्म में लिखते हैं। और चूंकि इनके जो है MLT, मास, लेंथ, टाइम, तो हमने 3 ही लिए, 6 7 हो सकती हैं। हमने कहा T3 में ही यदि मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी इन 3 में ही दी जाती हैं, रिप्रेजेंट हो जाती हैं, बाकी जो अदर हैं उनमें उन टर्म्स का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो m1 रेज टू l, n1, तो हमने क्या देखा? n2 इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू। चेंज क्या होती है जब हम CGS से FPS या MKS में बदलते हैं? तो न्यूमेरिक वैल्यूज चेंज होती है, न्यूमेरिक वैल्यूज चेंज होती है और यूनिट चेंज होती है, लेकिन डायमेंशंस चेंज नहीं होते, डायमेंशंस वही रहते हैं। यहां भी देखो n2 इज इक्वल टू n1, m1 अपान m2 रेज टू a, l1 अपान l2 रेज टू b, t1 अपान t2 रेज टू c। माने फिजिकल क्वांटिटीज में पहली यूनिट की, पहले मेजरमेंट जिसमें यूनिट में लिया गया है, उसकी भी पावर्स ABC है और सेकंड की भी पावर्स ABC है। यही डायमेंशनल फार्मूला की क्वालिटी है कि फिजिकल क्वांटिटी किसी भी सिस्टम में मेजर की गई हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला हर सिस्टम में वही होगा। अर्थात जो मास, लेंथ, टाइम, करंट, माने ए, केल्विन, जो भी लिया गया हो, जिसमें भी ली गई हो, उनकी जो पावर्स हैं उस फिजिकल क्वांटिटी के सिस्टम के बदलने से चेंज नहीं होंगी। यदि फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशनल फार्मूला यूनिक होगा उसका। यही चीज हम यहां कर रहे हैं कि n2 इज इक्वल टू n1। ये फार्मूला निकल गया कि न्यूमेरिक वैल्यू हमें निकालनी होगी। यदि हम एक को यूनिट सिस्टम को सेकंड यूनिट सिस्टम में चेंज करना है तो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होगी और यूनिट्स चेंज हो जाएंगी, और यूनिट्स चेंज होगी लेकिन उनकी पावर्स चेंज नहीं होंगी। तो अब देखते हैं दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द सेकंड ड्यू सिस्टम। ये डायरेक्ट हम n2 अब हम निकाल सकते हैं, और इसके नीचे 2 एग्जांपल्स मैंने ले रख रखे हैं। लेट अस कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग। जूल जो है एनर्जी की यूनिट है, वर्क की यूनिट है, वर्क और एनर्जी की यूनिट है जूल। और अर्ग जी किसमें है? जूल जो है SI सिस्टम में वर्क एनर्जी की यूनिट है, जबकि अर्ग CGS सिस्टम में एनर्जी की यूनिट है। तो किसकी यूनिट है? जूल एनर्जी की यूनिट है, वर्क या एनर्जी की यूनिट है। तो वर्क और एनर्जी के लिए जो फार्मूला है वो हमें मालूम होना चाहिए।
जो वर्क और एनर्जी के लिए जो फार्मूला है डायमेंशनल फार्मूला, वो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी एम एल रेस टू 2 टी रेस टू -2 है। मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यहाँ नहीं दिया है, कोई पावर नहीं है, इसका मतलब कितना होता है 1। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू -2। हमारे फार्मूले में n2 इक्वल टू n1, m1 अपान m2, l1 अपान l2, t1 अपान t2। तो m l t के ऊपर जो पावर्स दिए हैं a b c, वो किससे क्लियर होंगी? डायमेंशनल फार्मूले से। जिस एनर्जी के फार्मूले को 1 जूल को हम 1 आर्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 1 जूल को हम आर्ग में नोट करना चाहते हैं कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी आर्ग्स, तो जूल को हम एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो सीजीएस सिस्टम के लिए हमें एबीसी की वैल्यू डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला से मिल गई। अब इससे ज़्यादा डायमेंशनल फार्मूला का काम नहीं है। एसआई यूनिट n1 किसको बदलना है? चेंज करना है जूल को, तो 1 जूल, 1 जूल m1 इक्वल टू 1 kg। एसआई में मास की यूनिट क्या है? 1 kg, और 1 kg सीजीएस में क्या है? ग्राम है। तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, दोनों को ग्राम में लाएंगे तभी उनके बीच क्या हो सकता है? ऑपरेशन अप्लाई किए सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन जब तक यूनिट सेम नहीं होगी उनके बीच ऑपरेशन अप्लाई नहीं होंगे। कोई भी 2 क्वांटिटीज पे हम ऑपरेशन तभी अप्लाई कर सकते हैं जबकि उनकी यूनिट सेम हो। तो ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो हम इस केजी को चूंकि ग्राम में बदलना है, सीजीएस में बदल कन्वर्ट करना, जिसको कन्वर्ट करना है उस यूनिट में लिख दिया 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, एसआई में डिस्टेंस की यूनिट 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड, टाइम को कोई दिक्कत ही नहीं। जबकि सेकेंड m2 सीजीएस में आ जाओ, m2 इक्वल टू अननोन, हमें फाइंड करना है इसको। m2 इज इक्वल टू 1 ग्राम, m2 इज इक्वल टू 1 ग्राम, L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब हमें ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं। m1 1000 ग्राम, m1 1000, 1 इंटू n1, वैल्यू ऑफ n1 1000 ग्राम अपान m2 1, अब दोनों ग्राम ग्राम में होगा, इंटू रेस टू पावर 1, L 100 सेंटीमीटर अपान 1 सेंटीमीटर, D की वैल्यू 2 तो स्क्वायर, और T की वैल्यू सी मैंने T1 1, T2 1 रेस टू -2। तो n2 इक्वल टू ये कितना हुआ? 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 2 और स्क्वायर कितना हुआ? 10 रेस टू 4। तो 10 रेस टू 4 इंटू 10 रेस टू 3 कितना होगा? 10 रेस टू 7। तो n2 ये न्यूमेरिक वैल्यू है, n2 इज इक्वल टू 10 रेस टू 7 होना चाहिए। इसका मतलब है जब हम 1 जूल लिखेंगे, 1 जूल के लिए था 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेस टू 7। हमने एसआई सिस्टम को में एनर्जी की जो यूनिट थी उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट में कन्वर्ट किया और हमने पाया कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेस टू 7 आर्ग। इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। सेकेंड और लिया है मैंने, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर रेस टू -3 इन सीजीएस। सीजीएस सिस्टम में मरकरी की डेंसिटी कितनी है? 13.6 है। 13.6 is the value of n1. 13.6 is the value of n1. ये सीजीएस सिस्टम में हमें दिया है और कन्वर्ट करना है इसे एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट क्या होती है? मास की किलोग्राम और सेंटीमीटर के लिए मीटर। तो अब देखते हैं n1 is equal to 13.6, m1 is equal to 1 ग्राम and L1 equal to 1 सेंटीमीटर। SI में आ गए तो SI सिस्टम में N2 अननोन है,
m2 इक्वल टू 1 kg, यही मैंने जिसको कन्वर्ट करना है उसका 1 ग्राम इक्वल टू, ग्राम को किस में बदल दिया, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ kg कर दिया है। और L1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना हो जाएगा 10⁻² मीटर। और N2 इक्वल टू अननोन, M2 इक्वल टू 1 kg, L2 इक्वल टू 1 मीटर, टाइम इसमें है नहीं। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m⁻⁻⁰ m⁻³ माने A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू -3। अब फार्मूला में अप्लाई किया, N2 इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³ kg अपान 1 kg रेस टू 1, 10⁻² मीटर अपान 1 मीटर रेस टू -3। अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो N2 इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू ये 10⁻² है, माइनस माइनस प्लस होगा तो कितने हो गए, मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, -2 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा 10⁻6। अब 10⁻6 में 10⁻- बेस इक्वल है, सम कर दो 6 - 3 3, तो हमें क्या मिला N2 इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³ तो 13.6 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। 13.6 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम क्यूबिक मीटर। कन्वर्जन पे 2 क्वेश्चंस मोर। एक थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इफ द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁻6 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, express its value in SI system. We have given that 10⁻6 dyne per square centimeter pressure in CGS system. We have given that pressure in CGS system, and question says express its value in SI system. Dimensional formula of pressure is equal to m⁻⁻1 L⁻⁻1 T⁻⁻². It means A equal to 1, B is equal to -1 and C is equal to -2. And in CGS system, N1 is equal to, we have given that N1 is equal to 10⁻6 वैल्यू ये कहलाती है N1 न्यूमेरिकल। N1 इक्वल टू 10⁻6, M1 इज इक्वल टू 1 ग्राम, M1 किस फॉर्म में आएगा ग्राम में, इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। L1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि एसआई में है तो मैंने पहले इनको कन्वर्ट करके लिख दी। L1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर और T1 इक्वल टू 1 सेकेंड। एसआई सिस्टम में मैंने L2 M2 L2 T2 की वैल्यू, तो N2 तो अननोन है, M2 इक्वल टू एसआई यूनिट्स M2 इक्वल टू 1 किलोग्राम, L2 इक्वल टू 1 मीटर एंड T2 इक्वल टू 1 सेकेंड। और ये मैंने A इक्वल टू 1, B इक्वल टू -1 एंड C इक्वल टू -2। सिंस N2 इक्वल टू N1 M1 अपान N2⁻A, L1 अपान L2⁻B, T1 अपान T2⁻C। तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। N2 इज इक्वल टू 10⁻6, M1 को मैंने kg में लिख दिया, एक लाइन बचा ली है, 10⁻³ kg अपान 1 kg, 10⁻² मीटर अपान 1 मीटर, ठीक है, और 1 सेकेंड अपान 1 सेकेंड (-2). ये 10⁻6 था, 10⁻² इंटू किलोग्राम सेमी यूनिट से, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10⁻³ 10⁻² अपान 1, तो इसको हम क्या कर दिया हमने, ये (-1) तो -2 इंटू -1 +2 होगा 10⁻², तो कितना हो गया -3 6 -3 +2, तो 8 -3 5, तो 10⁻5 N2U2, तो N2 10⁻5 हुआ। यहाँ डाइन का क्या हो जाएगा न्यूटन, एसआई में फोर्स की यूनिट है न्यूटन और सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो अब अपने को मिला 10⁻6 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू
10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एक क्वेश्चन और देखो, बहुत बढ़िया ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल on a system which has 20 centimeter to 50 gram and half minute, to 50 gram and half minute as fundamental unit of length, mass and time। ये कह रहा है कि जब 100 जूल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक न्यू यूनिट सिस्टम में, जहाँ की फंडामेंटल यूनिट 20 सेंटीमीटर को हम क्या माने, 1 यूनिट, 20 सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट है, 250 ग्राम किसकी, मास की यूनिट है, और हाफ मिनट टाइम की यूनिट है। जनरली क्या होती है, 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम 1 सेकेंड, तो ये कह रहा नहीं, ये मत मानो, 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट फंडामेंटल यूनिट के रूप में लो। ठीक है, कुछ नहीं करना है। वर्क का क्या है, वर्क इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला, ये डायमेंशनल इक्वेशन के फॉर्म में नोट किया। जब हम इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये क्या कहलाता है, डायमेंशनल इक्वेशन। तो वर्क, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू ml/2 t⁻²। SI यूनिट से ले लेते हैं, फाइंड द 100 जूल, तो SI यूनिट्स के लिए ये 100 जूल SI में है। N1 इक्वल टू 100, N1 इक्वल टू मास किस में मेजर करते हैं, केजी में, लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। ये तो हमें दिया हुआ है। कन्वर्ट किस में करना है, तो कन्वर्ट n टू न्यूमेरिक वैल्यू, अननोन है किसमें, कितनी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, 100 जूल के इक्विवेलेंट। नई यूनिट सिस्टम बना रहे हैं। N2 इक्वल टू 250 ग्राम, वैसे क्या होता है 1 ग्राम, तो 250 ग्राम। N2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड T2 इक्वल टू 0.5 मिनट। अब N2 इक्वल टू, ये हमने नोट कर रखा, मैंने दोबारा नोट नहीं किया, N1 इंटू M1 अपान M2, M1 100 इंटू M1 1, M2 1 अपान 250, 1 kg अपान 250 ग्राम रेज़ टू 1। M1 L1 1 मीटर अपान 20 सेंटीमीटर, L2 रेज़ टू 2 एंड 1 सेकेंड अपान 0.5 मिनट रेज़ टू -2। अब जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते, इनके कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें, 1 kg 1000 ग्राम, मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर नोट कर दिया, और मिनट को 30 सेकेंड, हाफ मिनट मीन्स 30 सेकेंड। यहाँ मिनट लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये इसकी यूनिट है, m मीटर के लिए नोट किया जाता है। तो यहाँ से ये 250 से 4 टाइम कैंसिल हो गया, ये 20 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये 1/30 के -2 है, तो 1/900 होगा। अब इसको नोट कर लेते हैं, 100 इंटू ये कितना आ गया 4 स्क्वायर ऑफ 5 25, और 30 का स्क्वायर 900, और माइनस पावर है तो माइनस को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 900। 25 इंटू 4 100 हो गया, तो 9 इंटू 20 कितने हो गए 6, 10⁶। इट मीन्स 100 जूल इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁶ न्यू यूनिट, वेयर लेंथ इज मेजर्ड, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, मास फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इज 250 ग्राम, एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इज हाफ मिनट। तो ये एक पूरा टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम आपका कंप्लीट हुआ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, a physical equation will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation are the same. This principle is based on the fact that only the physical quantities of the same kind can be added, subtracted or compared. Principle of homogeneity of dimensions बहुत फेमस है, और है क्या, ये फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। कोई भी फिजिकल इक्वेशन किसी
डेरिवेशन में फिजिकल इक्वेशन जो मिलते हैं हमें, वो डायमेंशनली करेक्ट तभी हो सकते हैं जबकि उनके प्रत्येक टर्म का डायमेंशंस सेम हो। किसी भी फिजिकल इक्वेशन में फिजिकल क्वांटिटी के लिए बनाए गए ड्राइव किए गए इक्वेशन को तभी डायमेंशनली करेक्ट कहा जा सकता है, तभी डायमेंशनली करेक्ट होगा जबकि उसमें जितने भी टर्म्स आए हैं, उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स आए हैं, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला जो आएगा वो सेम होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है, प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला करेक्ट इक्वल सेम नहीं है, तो वो इक्वेशन करेक्ट डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा, और यदि है तो करेक्ट होगा। सेकंड थिंग कि जब हम होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो कांस्टेंट हैं या जो नंबर्स हैं उनका कोई डायमेंशंस नहीं होता, उनका कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ हम किसको प्रूव करेंगे कि जो टर्म्स आए हैं उन टर्म्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज हुई हैं उन सबका डायमेंशनल फार्मूला सभी टर्म्स में सेम आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। ये किस पर बेस्ड है हम अच्छी तरह जानते हैं। ये प्रिंसिपल हमारे द्वारा पहले भी बहुत बार यूज किया हुआ है कि सेम क्वांटिटी आर एडेड, आर सब्ट्रैक्टेड, आर कंपेयर्ड, सेम टाइप, सेम काइंड क्वांटिटीज, सेम काइंड्स आर सेम टाइप फिजिकल क्वांटिटीज आर ओनली एडेड, सब्ट्रैक्टेड, आर कंपेयर्ड। किसी भी जगह पर हम सिर्फ और सिर्फ समान प्रकार की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हम ग्राम को किलोग्राम से कंपेयर नहीं कर सकते, मीटर को किलोग्राम से कंपेयर नहीं कर सकते, सेकंड को किलोग्राम में नहीं शो कर सकते। तो जब हमें टाइम, फिजिकल क्वांटिटी टाइम है तो उसमें टाइम ही ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या कंपेयर्ड होगा। टाइम से टाइम ही कंपेयर होगा, मास कंपेयर नहीं होगा। हम ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन डायमेंशनली हम यहाँ इसी चीज़ को कह रहे हैं कि यदि किसी फिजिकल इक्वेशन में एक से अधिक कई टर्म्स हैं तो वो डायमेंशनली तभी करेक्ट होगा जबकि इक्वेशन के प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो, अर्थात सेम क्वांटिटी में ही सेम क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट किया गया है, अन्यथा डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं। अब हमारा जो सेकंड, एक हमने एप्लीकेशन चेक किया, पहला कन्वर्ट एनी सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। सेकंड हमारा है जो यूज क्या है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। डायमेंशनल एनालिसिस इज आल्सो यूज्ड, डायमेंशनल एनालिसिस इज आल्सो यूज्ड टू चेक the correctness of a physical equation if the dimensions of all the terms on the two sides of the equation are same, then the equation is dimensionally correct. Then equation is called dimensionally correct. Then equation is called, यहाँ called कर देता हूँ मैं, equation is called dimensionally correct. It is based on principle of homogeneity of dimensions. होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ड्राइव किया गया इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तभी सही हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, जबकि उस इक्वेशन में यूज किए गए प्रत्येक टर्म में की डायमेंशन, प्रत्येक टर्म की डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला सेम हो। ठीक, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला हमने लिया एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम प्रत्येक टर्म, इसमें 3 टर्म्स हैं, एस, यूटी, हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तीनों टर्म जो है वो सेम डायमेंशन आना चाहिए
तो एस क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस किस में मेजर की जाती है, लेंथ में। तो लेंथ फंडामेंटल यूनिट क्या है, लेंथ। तो ये हो गया, ये डायमेंशनल इक्वेशन नोट किया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला एल। तो एस का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल। अब आते हैं यूटी पर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूटी इज इक्वल टू, यू क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी माइनस वन। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हुआ एल टी माइनस वन। वाइल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी विल बी टाइम, टाइम को टी से। तो एल टी माइनस वन, एल टी रेज टू माइनस वन इंटू टी। अब टी को अंदर ले आए हम, तो क्या हो जाएगा, टी माइनस वन और टी प्लस वन, माइनस वन प्लस वन जीरो, और टी रेज टू जीरो मीन्स वन। तो क्या मिला हमें, डायमेंशनल फार्मूला यूटी का भी एल मिला। ठीक, अगेन ए टी स्क्वायर में ए है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी रेज टू माइनस टू, एल इंटू एल टी रेज टू माइनस टू इंटू ये है टी स्क्वायर, टी फॉर टाइम। टाइम को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा टी स्क्वायर, इसको भी अंदर ले आया हमने। तो एल इंटू टी रेज टू माइनस टू इंटू टी स्क्वायर क्या मिला, डायमेंशनल फार्मूला एल। तो एस भी लेंथ है, यूटी भी लेंथ है, और ए टी स्क्वायर भी लेंथ है। एस, यूटी एंड ए टी स्क्वायर all are lengths, so equation is correct since as all the terms on both sides of the equations have the same dimension, so the given equation is dimensionally correct. Second, check whether the equation dimensionally correct 1/2 mv square or a half mv square equal to mgh is dimensionally correct. Equation 1/2 half mv square equal to mgh. Taking left hand side, तो डायमेंशन ऑफ हाफ mv स्क्वायर, हाफ जो है वो क्या है, नंबर है उसका, तो कोई डायमेंशन होता नहीं। m क्या है, मास है, तो मास का डायमेंशन हो गया m, एंड v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन होते हैं l इंटू टी, एल टी रेज टू माइनस वन, एल टी रेज टू माइनस वन, और इस पर क्या है स्क्वायर, तो हमने यहाँ लगा दिया स्क्वायर, एल टी रेज टू माइनस वन पे स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस वन इंटू टू माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू, इसका डायमेंशनल फार्मूला है किसका, हाफ एम बी स्क्वायर का। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड में, एम जी एच, एम फॉर मास इट इज एम, जी फॉर एक्सीलरेशन, जी फॉर एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल टी रेज टू माइनस टू, एल टी रेज टू माइनस टू, एच इज हाइट, इट इज मेजर्ड इन लेंथ, सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एच इज एल। सो नाउ collectively written this term, then we get m l square t raised to minus 2, m l square t raised to minus 2. Dimensions of left hand side is equal to dimensions of right hand side, so given equation will be dimensionally correct since dimensions of left hand side is equal to dimensions of right hand side, so given equation will be dimensionally correct. Third, check t equal to 2 pi, इसकी correctness check करते हैं, t is equal to 2 pi under root L upon g, dimensions of left hand side क्या हो गया, t for time period के लिए t दिया गया, तो t टाइम पीरियड, और इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला t, एंड राइट हैंड साइड 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, एल का क्या हो गया लेंथ, एल फॉर लेंथ, तो डायमेंशनल फार्मूला एल आ गया, और जी का क्या आ जाएगा, जी इज एक्सीलरेशन, एल टी रेज टू माइनस टू, तो एल से एल कैंसिल हो गया, क्या आया टी रेज टू माइनस टू, इसको न्यूमरेटर में ले आए तो क्या होगा टी स्क्वायर, और इससे अंडर रूट से क्या बाहर निकल गया टी, देन वी गेट राइट हैंड साइड भी टी। तो ये दोनों इक्वल है सिंस एल एच इज
डायमेंशन ऑफ LHS नोट कर लेना, डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS. सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. तो ये सेकंड प्रिंसिपल और उसका यूज हो गया. बाकी कुछ आप लोग एग्जाम्पल्स इसके बना लेना. अब एक और है थर्ड वाला जो है उसको अपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कंप्लीट.